नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास की दो ऐसी लड़ाइयों पर बात करने वाले हैं जिन्होंने असल में भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। प्लासी और बक्सर का युद्ध। देखिए, दिल्ली में मुगल सल्तनत का सूरज एक तरह से डूब रहा था और बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा बनकर उभर रहा था। सबकी नजरें बंगाल पर थी। तो मतलब माहौल ऐसा था कि दिल्ली की पकड़ कमजोर हो रही थी और जो प्रांतीय शासक थे वो अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। पर इन सब में अंग्रेज जो सिर्फ व्यापारी थे वो अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। अंग्रेजों को ये ताकत किसी लड़ाई से नहीं मिली थी शुरू में, बल्कि एक शाही फरमान से मिली। अच्छा। हाँ, 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 3,000 रुपए सालाना के बदले, सिर्फ 3,000? सिर्फ 3,000, इसके बदले पूरे बंगाल में बिना कोई और टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत मिल गई। अरे वाह! इसे दस्तक कहा गया और ये कंपनी के लिए एक जैकपॉट था। यानी कि उन्होंने पैसे के दम पर एक अनफेयर एडवांटेज ले लिया था और बंगाल के जो नवाब थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आ रही होगी। बिल्कुल नहीं। मुर्शीद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान तक बंगाल के नवाब बहुत ताकतवर और समझदार थे। वो बंगाल को लगभग एक आजाद सूबे की तरह ही चला रहे थे और वो कंपनी की इस दस्तक वाली सुविधा का खुला दुरुपयोग देख रहे थे। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी इसी दस्तक का इस्तेमाल करके कर रहे थे। हाँ, मतलब टैक्स बचा रहे थे। इससे तो नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा होगा। बहुत ज्यादा। मैंने अलीवर्दी खान के बारे में एक बड़ी मशहूर बात सुनी है। वो यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों से करते थे। हाँ, उनका वो मशहूर कथन कि अगर इन्हें न छेड़ो तो ये शहद देंगी और अगर छेड़ो तो काट काट कर मार डालेंगी। बिल्कुल, वो हकीकत को समझते थे। वो डरते नहीं थे, पर उन्हें पता था कि इन कंपनियों की नौसैनिक शक्ति बहुत ज्यादा है। तो वो एक तरह का संतुलन बनाकर चल रहे थे। हाँ, व्यापार करने दो, पैसा कमाने दो, लेकिन उन्हें किलेबंदी करने या अपनी सैनिक ताकत बढ़ाने की इजाजत मत दो। लेकिन उनकी सारी दूरदर्शिता एक जगह आकर रुक गई। कहां पर? उनका कोई बेटा नहीं था और उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को अपना वारिस चुन लिया। और यहीं से टकराव की जमीन तैयार हुई। सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बना, एक नौजवान शासक जिसके अपने ही घर में दुश्मन थे। उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसका सेनापति मीर जाफर, सब उसे हटाना चाहते थे। ऐसे में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने तो आग में घी डालने का काम किया। अच्छा। उन्होंने सिराज के दुश्मनों को कलकत्ता में पनाह दी और नवाब के बार बार मना करने के बावजूद कलकत्ता में अपनी बस्ती फोर्ट विलियम की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। ये तो एक सीधी चुनौती थी। बिल्कुल, किसी भी संप्रभु शासक के लिए। सिराजुद्दौला ने इसे अपनी हुकूमत पर हमला माना और उसने हमला कर भी दिया। जून 1756 में कलकत्ता पर चढ़ाई की और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। हाँ, ज्यादातर अंग्रेज तो वहां से भाग निकले। लेकिन इसके बाद एक घटना का जिक्र आता है जो बहुत विवादित है। हाँ, कालकोठरी या ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। हाँ, ये कहानी एक अंग्रेज अधिकारी J.Z. हॉलवेल ने सुनाई थी। उसके मुताबिक नवाब की सेना ने 146 अंग्रेज कैदियों को एक बहुत छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया। 146 लोगों को? हाँ, और जब सुबह दरवाजा खुला तो दम घुटने से 123 लोग मर चुके थे, सिर्फ 23 जिंदा बचे थे। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये सच में हुआ था? इसमें बहुत बड़ा झोल है। ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार इसे मनगढ़ंत मानते हैं। क्यों? पहली बात तो यह कि हॉलवेल के अलावा इस घटना का कोई दूसरा चश्मदीद गवाह नहीं है। और दूसरी बात, इतने छोटे से कमरे में 146 लोगों का आना मतलब फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है। तो ये एक तरह का प्रोपेगेंडा था? हाँ बिल्कुल। सिराजुद्दौला को एक क्रूर शासक के रूप में पेश करने की एक साजिश, ताकि मद्रास में बैठी अंग्रेज फौज को हमला करने का एक बहाना मिल जाए। अच्छा, तो ये बहाना बनाया गया और जब मद्रास में बैठे अंग्रेजों तक ये खबर पहुंची कि कलकत्ता हाथ से निकल गया है तो वहां खलबली मच गई होगी। बिल्कुल, कलकत्ता उनके व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। उसे वापस लेना उनकी इज्जत का सवाल था। ठीक। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना बंगाल भेजी गई और क्लाइव सिर्फ एक सैनिक नहीं था, वो एक बेहद शातिर रणनीतिकार था। वो जानता था कि सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज से सीधे मैदान में जीतना नामुमकिन है। तो उसने लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि नवाब के दरबार में लड़ने का फैसला किया। बिल्कुल, उसने साजिश रची। मतलब नवाब के घर में ही सेंध लगा दी। हाँ, उसने नवाब के नाराज दरबारियों से संपर्क साधा। इनमें सबसे अहम थे सेनापति मीर जाफर, जो खुद नवाब बनना चाहता था, और वो अमीर बैंकर जगत सेठ और दीवान राय दुर्लभ,
क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाने का वादा किया। और लड़ाई से पहले ही लड़ाई का नतीजा तय हो चुका था। सही बात है। और फिर आई 23 जून 1757 की तारीख, प्लासी का युद्ध। भागीरथी नदी के किनारे एक तरफ सिराज की 50,000 की सेना, दूसरी तरफ क्लाइव के करीब 3,000 सैनिक। कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। फिर हुआ क्या मैदान में? मैदान में जो हुआ वो युद्ध कम और धोखा ज्यादा था। अच्छा। लड़ाई शुरू हुई, थोड़ी बारिश हुई जिससे नवाब की सेना का बारूद गीला हो गया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब सेना का सबसे बड़ा हिस्सा, जो मीर जाफर के अधीन था, हाँ, वो बिना लड़े चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। सुराजुद्दौला समझ क्या होगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल, वो मैदान छोड़कर भाग गया, लेकिन बाद में उसे पकड़कर मीर जाफर के बेटे मीरन ने मार डाला। तो भारत के इतिहास को बदलने वाली ये लड़ाई कुछ घंटों में ही खत्म हो गई। और इसमें अंग्रेजों ने सैन्य ताकत से नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश से नींव रखी। असल हथियार तोप नहीं बल्कि धोखा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आज भी भारत में मीर जाफर धोखे का पर्यायवाची है। वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। वो एक कठपुतली नवाब था जिसका काम सिर्फ कंपनी की तिजोरी भरना था। हाँ। और कंपनी को 24 परगाना की जमींदारी मिली और बेहिसाब दौलत। लेकिन ऐसी कठपुतलियां ज्यादा दिन तक काम नहीं आती। सही बात है। मीर जाफर कंपनी की लगातार बढ़ती मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? जब 1760 में क्लाइव इंग्लैंड चला गया तो नए गवर्नर ने सोचा कि मीर जाफर अब किसी काम का नहीं रहा। उन्होंने एक नया मोहरा ढूंढा। मीर जाफर का ही दामाद मीर कासिम। बिल्कुल। उन्होंने मीर कासिम से सौदा किया कि तुम्हें नवाब बना देंगे, बदले में हमें वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव के जिले दे दो। और मीर कासिम मान गया। हाँ, और अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने एक ज्यादा होशियार कठपुतली ढूंढ ली है। पर यहाँ अंग्रेजों से गलती हो गई। मीर कासिम मीर जाफर नहीं था। बिल्कुल नहीं। मीर कासिम बंगाल के आखिरी काबिल नवाबों में से एक था। वो जानता था कि अंग्रेजों के चंगुल से निकलने के लिए अपनी ताकत बढ़ानी होगी। उसने कई बड़े कदम उठाए। सबसे पहले तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदली। हाँ, ताकि कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों की रोज रोज की दखलंदाजी से बच सके। और उसने सिर्फ राजधानी ही नहीं बदली, अपनी सेना को भी मजबूत करना शुरू कर दिया। हाँ, उसने मुंगेर में तोपें और आधुनिक बंदूकें बनाने का कारखाना लगवाया। अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग देने के लिए एक जर्मन अफसर को भी रखा। मतलब वो तैयारी कर रहा था। पूरी तैयारी। लेकिन उसका सबसे क्रांतिकारी कदम आर्थिक था। उसने देखा कि दस्तक की वजह से भारतीय व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे अंग्रेज तिलमिला गए। क्या किया उसने? उसने सभी भारतीय व्यापारियों के लिए भी व्यापार पर लगने वाले सारे आंतरिक टैक्स खत्म कर दिए। वाह, मतलब उसने खेल का मैदान ही बराबर कर दिया। जो अनफेयर एडवांटेज अंग्रेजों के पास था उसे ही खत्म कर दिया। बिल्कुल। और अंग्रेज ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनके लिए मीर कासिम अब एक आजाद शासक की तरह व्यवहार कर रहा था, जो उन्हें मंजूर नहीं था। बिल्कुल। उन्होंने मीर कासिम को हटाने का फैसला किया और 1763 में मीर जाफर को वापस नवाब घोषित कर दिया। और मीर कासिम को बंगाल से भागना पड़ा। हाँ, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। और यहीं से बक्सर के युद्ध की भूमिका तैयार होती है। और ये लड़ाई प्लासी से बिल्कुल अलग थी। हाँ, यहाँ कोई साजिश नहीं थी, कोई धोखा नहीं था। ये दो ताकतों का असली सैन्य टकराव था। एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ 3 बड़ी भारतीय शक्तियों का गठबंधन था। बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और तीसरी और सबसे बड़ी शक्ति, नाम के लिए ही सही, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय खुद। तो ये एक बड़ी लड़ाई थी, बहुत बड़ी। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई और नतीजा, तीनों भारतीय शासकों की विशाल सेना हार गई। तो प्लासी ने अगर अंग्रेजों की राजनीतिक चालाकी साबित की थी, तो बक्सर ने उनकी सैन्य श्रेष्ठता पर मोहर लगा दी। सही बात है। उन्होंने ये दिखा दिया कि वो न सिर्फ बंगाल के नवाब को बल्कि अवध के नवाब और मुगल बादशाह की संयुक्त शक्ति को भी हरा सकते हैं। तो मीर कासिम का क्या हुआ? वो तो लड़ाई के बाद गायब हो गया। लेकिन अवध का नवाब और मुगल बादशाह दोनों अंग्रेजों की गिरफ्त में थे। तो अब अंग्रेज विजेता की हैसियत से अपनी शर्तें मनवा सकते थे। हाँ, और इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव को खास तौर पर इंग्लैंड से वापस बुलाया गया, ताकि वो उस जीत को एक स्थायी राजनीतिक व्यवस्था में बदल सके। और उसने आकर वो किया जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। बिल्कुल। असल में ये 2 संधियां थीं। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। बादशाह के पास तो अब कुछ बचा नहीं था। कुछ नहीं, सिवाय उनके नाम के। और कंपनी ने उसी नाम का इस्तेमाल किया। कंपनी ने बादशाह से एक फरमान लिखवाया
जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी गई। ये दीवानी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका असल में क्या मतलब है? दीवानी का मतलब है राजस्व, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। अच्छा। यानी अब इन तीनों सूबों के लोगों से टैक्स कंपनी वसूलेगी। ये वो चाबी थी जिससे भारत का पूरा खजाना कंपनी के लिए खुल गया। और बदले में बादशाह को क्या मिला? सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना की पेंशन। एक तरह से उन्होंने भारत की आत्मा को कौड़ियों के दाम बेच दिया। और दूसरी संधि अवध के नवाब के साथ हुई। हाँ, शुजाउद्दौला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और एक शर्त रखी गई। क्या शर्त? कि अवध की सुरक्षा के नाम पर एक अंग्रेजी सेना अवध में ही तैनात रहेगी और उस सेना का पूरा खर्चा अवध का नवाब उठाएगा। ये तो सहायक संधि की शुरुआत थी। बिल्कुल, जिसने धीरे धीरे भारत की सभी रियासतों को खोखला कर दिया। तो इन संधियों ने बंगाल में एक अजीब सी व्यवस्था बना दी जिसे द्वैध शासन कहते हैं। हाँ, डुअल गवर्नेंस। यानी टैक्स वसूलने का सारा अधिकार और पैसा कंपनी के पास और शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के पास। मतलब ताकत बिना जिम्मेदारी के। और ये सबसे विनाशकारी व्यवस्था थी। कंपनी सिर्फ पैसा वसूल रही थी, जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रही थी। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बंगाल में अराजकता फैल गई और 1770 में एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1/3 आबादी मारी गई। बाप रे। ये व्यवस्था 1772 तक चली, जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे खत्म करके बंगाल का पूरा शासन सीधे कंपनी के हाथ में ले लिया। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो प्लासी एक साजिश थी जिसने अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोला। और बक्सर एक असली सैन्य जीत थी जिसने ये तय कर दिया कि अब उस घर का मालिक कौन होगा। और दीवानी का अधिकार मिलना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसका मतलब था कि अब कंपनी को भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत नहीं थी। वो भारत के ही पैसे से, भारत के लोगों से वसूले गए टैक्स से अपनी सेना रख सकती थी और उसी सेना का इस्तेमाल करके बाकी भारत को जीत सकती थी। ये भारत के औपनिवेशीकरण का एक आत्मनिर्भर मॉडल था। खैर, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमें कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।